हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव त्रिपाठी एंड यू आर वाचिंग द ज्योग्राफी टुडे। अगर मैं ये कहूं कि आपके आसपास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है तो शायद आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यही 1 डिग्री सेल्सियस तापमान पृथ्वी का बढ़ जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी हैं। इस वर्ष पूरी दुनिया में औसत तापमान काफी ज्यादा बढ़ गया और यूरोप जैसे ठंडे देश भी गर्मी से परेशान हो उठे। राइजिंग ऑफ टेम्परेचर एट द ग्लोबल लेवल, इट हैज क्रिएटेड मेनी प्रॉब्लम्स। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्या हुई और कैसे प्रैक्टिकली उसकी रेमेडीज निकाली जा सकती हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। राइजिंग ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। ग्लोबल हीट वेव्स 2024 ये टॉपिक है। ये क्यों ये टॉपिक मैंने आज लिया? क्योंकि ये करंट अफेयर्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसने पूरे ग्लोब को इफेक्ट किया है। और 2024 ऐसा माना जा रहा है, रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि 2024 आने वाले समय में एक रिकॉर्ड टेम्परेचर देकर जाएगा, जैसा टेम्परेचर पहले कभी नहीं था, और वो भी गर्मियों में। 60% से ज्यादा, जब भी एक लाइन लिखी गई 60%, 8 अरब से ज्यादा जनसंख्या विश्व की है, और अगर उसके 60% लोग 60% पीपल सफर कर रहे हैं राइजिंग ऑफ टेम्परेचर से, तो आप समझ सकते हैं कि 5 बिलियन यानी 5 अरब से ज्यादा लोगों ने जून में एक्सेसिव हीट या हीट वेव्स को महसूस किया। और इस हीट वेव्स के कॉजेस क्या हैं, क्या कारण थे? पहला, एक कॉज जो हमेशा से रहा है, जिसमें मैन मेड एक्टिविटीज यानी मानव जनित जो कार्य हैं वो तो हमेशा से रही हैं, लेकिन इसमें एक्सेसिवनेस कौन लाया? इसमें एक्सेसिवनेस लाया एल नीनो, जो नेचुरल फेनामुना है एल नीनो, जिसमें पैसिफिक ओशन में जो पेरू कोस्ट है उसका वाटर गर्म हो जाता है ज्यादा, जबकि वहां पे नेचुरल कंडीशंस पानी के ठंडे होने की होती हैं। तो जब भी कभी पेरू कोस्ट पे, एक छोटा सा फिगर रैपिडली बनाता हूं पेरू कोस्ट का, आपको कुछ ज्यादा ही आसानी से ये बात क्लियर होगी। साउथ अमेरिका का ये पेरू और चिली कोस्ट है। यहां पे जब वाटर गर्म हो जाता है, जिसे हम एल नीनो कंडीशन कहते हैं, राइजिंग ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एल नीनो। तो इस प्राकृतिक फेनोमेना ने, नेचुरल फेनोमेना ने, ये जो टेम्परेचर का राइजिंग था इसको और एक्सेलरेट कर दिया, बढ़ा दिया। और जून और अगस्त में ग्लोबल टेम्परेचर देखिए यहां पे कितना बढ़ गया, 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, 1.5 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान बढ़ गया। देखने में तो बहुत, सुनने में तो बहुत कम लगता है कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है, लेकिन इस 1.5 डिग्री टेम्परेचर के इंपैक्ट्स क्या है वो देखते हैं हम। कॉजेज में 2 कॉजेज थे, एक मैन मेड कॉजेज। मैन मेड कॉजेज को थोड़ा सा और हम एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि मानव जो कार्य कर रहा है वो कैसे कॉजेज में है। देखिए, पहला तो बर्निंग ऑफ, मानव जला रहा है क्या? ऑयल। इसमें आपको आपकी ऑटोमोबाइल्स में तो जो क्रूड ऑयल जल रहा है, डीजल, पेट्रोल, वो, इसके अलावा दुनिया की जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और डेवलप्ड कंट्रीज, उसमें एनर्जी प्रोडक्शन का मेन सोर्स है कोल। इंडिया में भी 51% एनर्जी प्रोडक्शन कोल से होता है। तो कोयले से निकलने वाली, और फिर नेचुरल गैसेस, तो नेचुरल यानी क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और कोल, इन तीनों के कंबस्शन से निकलने वाली जो सीएफसी गैसेस हैं या जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसेस एटमॉस्फेयर में पहुंच रही हैं और पृथ्वी के तापमान और ग्लोब के एवरेज टेम्परेचर को इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इसके अलावा दूसरा, इस पूरे प्रोसेस में एक और पावरफुल इंपैक्ट क्रिएटर कौन है? वो है डिफॉरेस्टेशन। और इसी बीच पूरी दुनिया में, चाहे अफ्रीका के कॉन्गो बेसिन के फॉरेस्ट हो या अमेजन बेसिन के फॉरेस्ट, जिन्हें लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, उनको भी मानव ने बुरी तरीके से डिस्ट्रक्ट किया है, काटा है। क्यों? जब फॉरेस्ट को हम डिस्ट्रक्ट करते हैं तो वो एटमॉस्फेयर में जो बैलेंसिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसको
इम्बैलेंस कंडीशन तक पहुंचा देते हैं। यानी अगर फॉरेस्ट है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में बैलेंसिंग है, और अगर फॉरेस्ट नहीं है तो ये गैसेस का बैलेंस इम्बैलेंस में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सरप्राइजिंगली हुआ क्या, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज, जब ग्लोबल टेम्परेचर 1.5 डिग्री बढ़ गया, 1.5 डिग्री राइज हुआ, तो दो कंडीशंस हुई। एक तो एक्सेसिव हीट वेव आई, जिससे पूरी दुनिया में ज्यादातर प्लेसेस का टेम्परेचर, यूरोप का टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन उसी समय जहां पे टेम्परेचर ज्यादा नहीं होना चाहिए था, वहां कंडीशन क्या हो रही है, देखिए अफ्रीका का साहेल रीजन, ये अफ्रीका का क्षेत्र है, फिगर बना के आपको बताते हैं, ये अफ्रीका का साहेल रीजन है, और अफ्रीका के साहेल रीजन में जितना टेम्परेचर होना चाहिए था वो नहीं बढ़ा। साहेल रीजन अफ्रीका का, यहां पे जितना टेम्परेचर एक्सेसिव होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज अलास्का, यूएसए और पाकिस्तान, यहां पे भी टेम्परेचर औसत से क्या था, कम था। एक जगह जितना होना चाहिए था यूरोप में उससे ज्यादा हो गया, और जहां पे टेम्परेचर होना चाहिए था कम, उससे क्या हो गया, उससे कम हो गया। तो ये डुअल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर सिर्फ बढ़ नहीं रहा है, इम्बैलेंस भी हो रहा है। जहां पे एवरेज टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था वहां कम हो गया, और जहां कम होना चाहिए था वहां ज्यादा हो गया। फिर अगस्त में रिकॉर्ड टेम्परेचर, अगस्त में रिकॉर्ड टेम्परेचर कहां किया गया, चाइना, जापान, स्पेन और ऑस्ट्रेलिया में। जितना टेम्परेचर वहां पे होना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा टेम्परेचर। आप देख रहे होंगे ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में, स्पेन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जापान सेंट्रल रीजन ऑफ द ग्लोब, चाइना द सेंट्रल रीजन ऑफ द ग्लोब। इस पूरे रीजन में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। एक चीज ध्यान देने वाली बात और है कि चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया ये तीनों ही रिलेटेड है किससे, पैसिफिक ओशन से, प्रशांत महासागर में, और यहीं पर एल नीनो का इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर जनरली सबसे ज्यादा है सारे ओशन के टेम्परेचर्स में, लेकिन एल नीनो ने इसमें इंपैक्ट ज्यादा डाला, जिससे ऑस्ट्रेलिया का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा, और ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर की कंडीशंस एक्सेलरेट हुई, उनकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ी। फिर इफेक्ट्स क्या होंगे, अब जब सरप्राइजिंगली टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है तो क्या इफेक्ट्स होंगे, इसके इफेक्ट्स होंगे कि हीट रिलेटेड इलनेस, यानी गर्मी से होने वाली बीमारी। और आपको करंट अफेयर्स में हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है, और यह इंसिडेंट हुआ मक्का में। मक्का में 1301 जो हज पिलग्रिमेज थे वो क्या हुए, जो हज करने वाले लोग गए थे वो हीट वेव की इलनेस से उनकी डेथ हो गई। फिर इंप्लीकेशंस कहां पे आएंगे, नेचुरल इकोसिस्टम में, जो प्राकृतिक इकोसिस्टम है, चाहे वो वेटलैंड्स होंगी, कोस्टल रीजन्स होंगे या फॉरेस्ट होंगे, इनके इकोसिस्टम यानी इनकी जो पारिस्थितिक तंत्र है, यानी मास प्रोडक्शन और दूसरी एक्टिविटीज जो इकोसिस्टम में है, जिसमें इवेपोरेशन है, जिसमें केमिकल साइकिल्स हैं, ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। इसके अलावा चेंजिंग इन वेदर पैटर्न्स, वेदर पैटर्न चेंज होगा, यानी जब मॉनसून को आना होगा तब वो नहीं आएगा, जब मॉनसून को लौटना होगा तब वो नहीं लौटेगा। आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि राजस्थान में जो रीहीटिंग ऑफ मॉनसून की टाइमिंग 15 सितंबर होती है, अब वो इंक्रीज होकर के 17 सितंबर हो गई है। तो सरप्राइजिंगली एक चेंज जो हो रहा है वो वेदर पैटर्न्स में भी होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, किसकी, फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज ऑफ डिजास्टर्स, जितने भी डिजास्टर्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज, पावर तो बढ़ ही रहा है, फ्रीक्वेंसीज भी बढ़ रही हैं, मतलब जल्दी जल्दी डिजास्टर्स आएंगे। और डिजास्टर्स में कौन, स्पेशली द क्लाइमेटिक डिजास्टर्स, जिसमें क्लाउड बर्स्ट आप सुनते होंगे कि पहाड़ों पर, उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जम्मू कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, तो ये क्लाउड बर्स्ट की जो कंडीशंस हैं वो बहुत तेजी से बढ़ेंगी। उत्तराखंड क्लाउड बर्स्ट के लिए सबसे ज्यादा नोन प्लेस है। फिर ड्रॉट, सूखा, हर दूसरा या तीसरा वर्ष, हर दूसरा वर्ष सूखा होगा, कभी बारिश बहुत ज्यादा होगी, यानी एक्सेसिव फ्लड होगा। और नेक्स्ट ईयर ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल बारिश ज्यादा आई तो इस साल क्या कंडीशन होगी, आप एक बार फ्लड से परेशान होंगे, दूसरे साल ड्रॉट से परेशान होंगे, यानी इंक्रीजिंग ऑफ डिजास्टर फ्रीक्वेंसी। फिर आपको साइक्लोन, आप देख रहे होंगे कि चक्रवातों की संख्या जो है वो बढ़ गई है, चाहे वो अमेरिका का कोस्ट हो जहां पे हरिकेन आते हैं, या भारत में बे ऑफ बंगाल,
या अरेबियन सी। अरेबियन सी में आने वाले साइक्लोन्स इतने पावरफुल नहीं होते थे, लेकिन अब पावरफुल हो गए हैं। यही चीज ताइवान, जापान और चीन के कोस्ट पे आने वाले साइक्लोन्स की भी है कि उनकी फ्रीक्वेंसी और उनके पावर दोनों बढ़े हैं। इसके अलावा हीट वेव और कोल्ड वेव, गर्मी में बहुत ज्यादा तापमान। मक्का में जो ये हीट रिलेटेड इलनेस हुई थी, इसका रीजन था कि वहां पर टेम्परेचर 51 डिग्री सेल्सियस हो गया था, 51 डिग्री सेल्सियस, और उस इलनेस से वहां पर 1301 जो पिलग्रिमेज थे उनकी डेथ हो जाती है। फिर प्रॉब्लम क्या होगी? चेंजिंग इन विंड पैटर्न। अभी मैंने मॉनसून की बात की ना, तो ऐसे ही विंड पैटर्न चेंज होगा, ट्रेड विंड्स का ही, ऐसे ही वेस्टर्लीज का भी चेंज होगा। तो जब ये ग्लोबल लेवल पर चलने वाली हवाओं की रुख चेंज हो जाएंगे तो क्लाइमेट भी चेंज हो जाएगा। सी वाटर टेम्परेचर चेंज होगा, कोस्टल एरिया का टेम्परेचर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि विंड्स मिक्स करती हैं टेम्परेचर को, ओशन से कोस्ट की तरफ लाती हैं और कोस्ट से ओशन की तरफ लाती हैं। तो दोनों ही जो इकोसिस्टम्स हैं, चाहे वो कॉन्टिनेंटल इकोसिस्टम है या ओशन का इकोसिस्टम है, दोनों ही इकोसिस्टम क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स आप सभी जानते हैं, और उससे क्या होगा? सी सरफेस राइज हो जाएगा, आइस कैप मेल्ट हो जाएंगे और सी सरफेस बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। फिर कैसे मिशिगेट करेंगे, कैसे इस बात को हम कोशिश करेंगे कि ये जो टेम्परेचर राइज हुआ है ये कम हो? देखिए, कुछ प्रैक्टिकल्स और कुछ नए फॉर्म्स मैंने यहां पे मेंशन किए हैं। जैसे सबसे पहले तो करना होगा स्पीक अप, बोलना शुरू करना होगा। हम में से ज्यादा लोग क्या करते हैं? इस पे बात ही नहीं कहते हैं, बहस ही नहीं करते हैं। अपने आसपास के लोगों से, अपने दोस्तों से जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो किसी पॉलिटिकल इशू पे बात करने से अच्छा है कि इन्वायरमेंटल इशूज से बात करें, जिससे आप बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड है। और आने वाली फ्यूचर को हम क्या देके जाएंगे? हमको तो मिल के आया है, ऐसा क्लाइमेट मिल के आया है कि हम ठीक से सर्वाइव कर ले जा रहे हैं, लेकिन हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे जाएंगे? तो वी शुड स्पीक अबाउट द चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ द क्लाइमेट, पहली चीज। दूसरी, पावर योर होम विथ रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज यानी हमको खुद को कोशिश करनी होगी कि अपने घरों को हम ज्यादा से ज्यादा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के फॉर्म में प्रोवाइड करें एनर्जी। दूसरा, फिर गवर्नमेंट शुड मेक पॉलिसीज। गवर्नमेंट को पॉलिसीज भी बनानी होंगी। गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी किस लिए? ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ शिफ्ट हों, वो पर्सनली उसका यूज कर सकें। अगर उनकी कीमतें कम कर दी जाएं, या ग्लोबल लेवल पर जो टेक्निकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें और इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे पॉलिसीज बनाकर सब्सिडीज दे जाएं, तो पर्सनली लोग क्या करेंगे? रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करेंगे। फिर रिड्यूस वाटर वेस्ट। जितना भी वाटर है उस वेस्टेज को हमें रोकना होगा, क्योंकि वाटर क्या है? वाटर एक ऐसा सोर्स है जिससे हम हाइड्रो पावर क्रिएट करते हैं। तो वाटर को हमें क्या करना होगा? कंजर्व करना होगा। ग्राउंड वाटर के फॉर्म में वाटर को रिचार्ज करना होगा, क्योंकि जितना ही वाटर रिचार्ज ग्राउंड वाटर में होगा, सॉइल में नमी होगी, उतना ही इवापोरेशन प्लांट्स, उतना ही वाटर प्लांट्स को मिलेगा। इवापोरेशन होगा तो इवापोरेशन यानी हाइड्रो साइकिल जब बराबर होगी तो क्लाइमेटिक चेंज का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा रिड्यूस होगा। फिर रीथिंक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज ने, ऑस्ट्रेलिया ने, लग्जमबर्ग ने, यूरोप की कंपनियों ने ट्रांसपोर्टेशन को रेगुलेट कर दिया है। वहां पे ट्रांसपोर्ट मींस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसा है? फ्री है, जिससे लोग ज्यादातर क्या करते हैं कि एक ही जो मेट्रो ट्रेन होती है उसमें सफर करते हैं, या कई बोगी वाली जो ट्रेन होती है उसमें सफर करते हैं, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो गवर्नमेंट का है एक साथ उसमें सफर करते हैं। तो कार उनके पास तो है, लेकिन वो कार उनके घर पे है और अपने डेली ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज भी बनानी होंगी, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे। फिर रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। हमें रेड्यूस करना होगा, यानी जो यूज एंड थ्रो कॉन्सेप्ट लाए हैं उसको हमको रेड्यूस करना होगा। हमको रीयूज करना होगा। ऐसे जो पॉट्स हैं, बर्तन हैं, अपने साथ लेके चलने होंगे जिसे हम रीयूज कर सकें। और अगर कहीं पर हम उन बर्तनों को नहीं यूज कर पा रहे हैं, हम प्लास्टिक्स और पेपर्स के कप यूज कर रहे हैं, तो वो ऐसे होने चाहिए कि वो रिसाइक्लेबल हो। और ध्यान ये रखें कि ज्यादातर ये बात कही जाती है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या गरीब देश हैं वो यूज करते हैं। तो उसके लिए एक डिस्क्लेमर आपके लिए है कि यूएसए में एवरेज पर्सन
जनरेट करता है 4.5 पाउंड यानी 4.5 पाउंड क्या ट्रैश, यानी जो कूड़ा कचरा है वो 4.5 पाउंड डेली यूएसए में लोग निकालते हैं, जिसको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। तो यूज एंड थ्रो का जो कॉन्सेप्ट है ना वो डेवलपमेंट का ही इंपैक्ट है। तो हमें यूज एंड थ्रो की जगह रेड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पे बिलीव करना होगा और प्रैक्टिकली इस बात को आजमाना होगा और करना होगा। तो ग्लोबल लेवल पे बढ़ते हुए टेम्परेचर के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या हाल ही की घटनाओं में करंट अफेयर्स का जो टॉपिक है वो इससे कैसे जुड़े, वो मैंने आज के इस टॉपिक में कंप्लीट किया है। तो कॉजेस, इफेक्ट्स और करंट अफेयर्स, ग्लोबल लेवल पे टेम्परेचर बढ़ने से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो एक साथ। आज की इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।